ए पॉजिटिव होता है तो रेंज -d/4a टू इंफिनिटी। -d/4a टू इन्फिनिटी। वो पता चल गया होगा कि सभी लोगों को कि कैसे देखनी होती रेंज। ग्राफ बनेगा, पहले हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा पोर्शन चाहिए। तो जब अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमें पूरा पोर्शन मिलेगा, एंड पूरा पोर्शन अगर मिल रहा है तो सबसे नीचे जो पॉइंट आता है वो वर्टेक्स रहता है। मतलब ये पूरा ग्राफ अगर मिल रहा है तो इसमें सबसे नीचे जो पॉइंट है वो वर्टेक्स है। तो जो y की वैल्यू है इसके y के कोऑर्डिनेट से लेके ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं हम, इन्फिनिटी तक। वो वाली वैल्यू होगी। इसका मतलब इसकी जो रेंज है -d/4a टू इन्फिनिटी। जब ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तब की बात है। एंड जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड वाला ग्राफ मिलेगा। एंड इसमें अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डोमेन के ऊपर तो पूरा ग्राफ। अब इसमें जब हम देखते हैं तो सबसे ऊपर पॉइंट ये वर्टेक्स वाला है, एंड नीचे कहाँ तक है -इन्फिनिटी। वर्टिकली देखना होता है y मतलब। तो इस शेडेड रीजन में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -इन्फिनिटी टू -d/4a। तो ये उसकी रेंज हो जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट? ये लास्ट लेक्चर में वैसे हो गया था। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू इसकी हमें रेंज फाइंड आउट करनी है इन तीनों की। तो बस हमें वर्टेक्स निकालने की जरूरत है। इसमें x कुछ नहीं गिवन है x के बारे में, तो हमें डोमेन खुद निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का डोमेन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू रियल। R आएगा। तो पूरा ग्राफ मिलेगा। पूरा ग्राफ मिलेगा तो दिख जाएगी तुम लोगों की रेंज क्या आएगा। तो जल्दी से बताओ पहले वाले की क्या आती है। पहले वाले की रेंज जल्दी, उसका बस डोमेन निकालना है। और डोमेन नहीं, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट। हाँ ठीक है मंदार, सही है। सही है सिद्धि। और किसी का आ रहा है क्या फर्स्ट का आंसर? सही है प्रणव। इसमें देख लो, हमें बस एक्स स्क्वायर, डोमेन जो है आर है, तो हमें बस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है जो कि पॉजिटिव है। मतलब ग्राफ अपवर्ड आएगा। अब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है एग्जैक्ट डायग्राम इसकी। हमें बस इतना पता चलना चाहिए अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन नहीं है डोमेन के ऊपर तो पूरा ग्राफ मिलने वाला है। तो पूरा ग्राफ मिलने वाला है तो इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं हम। तो इसका जो वर्टेक्स है वो आ जाता है 1/2, 3/4। ये उसका वर्टेक्स आता है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी अगर हम वर्टिकली देखते हैं तो 3/4 टू इन्फिनिटी, है कि नहीं। y मतलब वर्टिकली देखना है तो सबसे नीचे पॉइंट ये है, ऊपर हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका मतलब y की वैल्यू 3/4 टू इन्फिनिटी। तो ये उसकी रेंज है। क्लियर? जल्दी से सेकेंड। हाँ सही है सिद्धि।
वो -1/4 आएगा मंदार। सही है मेरा प्रणव। विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले में तो कोई टेंशन नहीं, बस x² का कोएफिशिएंट देखना होता है। पॉजिटिव है तो रेंज -d/4 है टू इंफिनिटी, एंड अगर निगेटिव है तो -∞ टू -d/4 है। चलो देख लो यहाँ पे, जब हम सेकेंड को देखते हैं y = x² - 3x + 2, तो ग्राफ इसमें अपवर्ड ही आने वाला है। x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डोमेन r है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पूरा ग्राफ मिलेगा। तो जब हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, -b/2 है तो ये 3/2 x कोऑर्डिनेट आएगा एंड -1/4 y कोऑर्डिनेट आएगा। तो पूरा ग्राफ अगर मिल रहा है वर्टिकली, जब हम देखते हैं तो सबसे नीचे पॉइंट ये है, उसका y कोऑर्डिनेट -1/4 एंड ऊपर बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो जो रेंज है y बिलोंग्स टू क्लोज -1/4 टू इंफिनिटी। कितने लोगों की यही आई थी रेंज? चार ही लोग? पांच? जल्दी करो। ठीक है, थर्ड का, थर्ड का बताओ जल्दी से। इसने तो ऑलरेडी बता दिया है, कौन है? मंदार। हाँ सही है मंदार। नहीं सिद्धि, उल्टा लिखो ना, मतलब -∞ पहले आएगा ना। हाँ सही है मेरा प्रणव। सही है जयवर्धन। कितने लोगों का आ रहा है -∞ टू 9/4? नो, बस नो। बाकी के सिंपल सा कंसेप्ट है ये रेंज का। y = है -x² - x + 2, तो डाउनवर्ड वाला ग्राफ बनने वाला है और x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन यहाँ पे r है तो x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो पूरा ग्राफ मिलेगा। तो इसकी जो रेंज है -∞ से लेके -d/4 है, एंड इसका जब हम -d/4 निकालते हैं तो ये आ जाएगा, ये -1/2, 9/4, ये उसका वर्टेक्स आ जाता है। तो जो रेंज आएगी y बिलोंग्स टू -∞ टू 9/4। क्लियर? सर -9/4 आएगा। तो माइनस ना रहेगा ना? नहीं, प्लस आता है, एक बार देख लो, प्लस आएगा। जिन्होंने भी माइनस लिखा है एक बार उसको चेंज कर लो, प्लस आता है, क्योंकि d कितना है इस यहाँ पे, d निकालोगे तो वो 9 आएगा। अब -9 × 4 × a कितना है? -1 है, तो वो तुम पुट करना भूल गए, तो ये 9/4 आता है। ठीक है, a -1 है, ध्यान रखना।
तो ये तो हो गए विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले। सिंपल सी चीजें इसमें होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना होता है, अगर पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई फोर है टू इन्फिनिटी, निगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर डी तो पॉजिटिव 9 आएगा और ए -4a, तो फिर डी वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है माइनस डी बाई फोर होता है, तो d हाँ तो सर, 9 आया, तो 9 पुट कर दिया, यानी यहाँ पे a कितना है -1, तो देखो 9/4 आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन वाले देख लेते हैं। तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन पे, रेस्ट्रिक्शन वाले में x क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इसी x में ग्राफ को देखना है, तब तो फिर उसमें हमें प्रॉपर डायग्राम बनाने की जरूरत है x एक्सिस एंड y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये हो गया। यस सर। ठीक है, Yes. आगे बढ़ते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन वाले ले लेते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिख लेना, जैसे फर्स्ट हमने लिखा था ना, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। तो इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया होता है ग्राफ, इसमें कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है, कौन सा रीजन चाहिए वो ढूंढना है, उसमें सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है, बस इतनी दो तीन चीजें देखनी होती है। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला y इज इक्वल, क्वेश्चन ही लिख लो, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग। इसमें है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, जहाँ पे x बिलोंग्स टू है -1 to 1। अब ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन है, अगर गिवन नहीं रहता तो डोमेन आर है, लेकिन अब ये गिवन है तो इसी को हमें डोमेन मानना पड़ेगा और इसी के बीच में ग्राफ को देखना है। पहले तो हम पूरा ग्राफ बना लेंगे इसका, ठीक है, तो ये उसका ग्राफ आता है, बनाया हुआ है हमने इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ आता है, ये उसका वर्टेक्स है 1/2, 3/4 उसका वर्टेक्स है, ठीक है। इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट है वो 1/2 है, तो 1 कहाँ पे आएगा, उसके राइट में, मतलब 1 यहाँ पे आएगा एंड -1 यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। तो जब हम -1 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, -1 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो मिलेगी हमें 3, मतलब ये पॉइंट है -1,3 का, एंड जब 1 पे वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाती है 1, तो ये 1,1 वाला पॉइंट। एंड ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए हमें, जो -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि x -1 to 1 के बीच वाली वैल्यूज ही ले सकता है, तो इस वजह से हमें ग्राफ का यही पोर्शन मिलेगा जो -1 to 1 के बीच में है। क्लियर। अब तुम बताओ इसमें सबसे नीचे पॉइंट कौन सा दिख रहा है तुम्हें शेडेड रीजन में, ये वाला है, वर्टेक्स है, या ये 1,1 वाला है, वर्टेक्स है। एंड सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, -1/3। -1,3। इसका मतलब जब हम वर्टिकली देखते हैं तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -1 से 1/2, अरे नहीं, 3 से 3/4 3 से से 3/4 से 3 वेरी कर रही है y की वैल्यू, हाँ हाँ है कि नहीं। ये पूरा ग्राफ है, इसमें y की वैल्यू कौन सी आ सकती है वो हमें देखना है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू आने वाली है वो 3/4 है, सबसे बड़ी 3,
तो इसका मतलब y की वैल्यू वेरी करने वाली है 3/4 to 3, तो यही उसकी रेंज है। किसी को कोई डाउट? एंड और एक चीज, यहाँ पे ये -1 एंड 1 के ऊपर क्लोज है, तो इसका मतलब ग्राफ में इनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स आएंगे उनके ऊपर भी डार्क डॉट लगा देना। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे इनको इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड, ये आ ही रहा है बीच में तो ये अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो रेंज है 3/4 to 3। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी। सर तो फिर ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है, हम लोग सीधा -d/4a निकाल के नहीं ना, और अब जो जैसे छोटा वाला मान लो वैल्यू। मैं इसमें देता -1 to 0, -1 to 0 देता मैं x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, तो तुम बताओ अब सबसे नीचे ये वाला पॉइंट होता, बोलो, यस सर। है ना? अगले क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा क्यों जरूरत है ग्राफ बनाने की। यहाँ पे तो चलो वर्टेक्स दिख रहा है सबसे नीचे, तो उसकी वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि ग्राफ क्यों बनाना है, -d/4a2 वो ले सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये वाला एग्जांपल क्लियर है क्या, बताओ पहले। Yes. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, ये हो गया। Yes. तो इसी ग्राफ को लेते हैं हम, इसमें सेकंड है y = x² - x + 1, जहाँ पे x वैरी कर रहा है -1 to 0। अब तुम लोग बताओ रेंज क्या होगी, ग्राफ तो सामने है ही, बस अब इसमें -1 to 0 के बीच का पोर्शन कंसिडर करना है। तो जो शेडेड रीजन है उसमें y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है वो बताना है। तो कहाँ से कहाँ कर रहा है, 1 to 3। Close. 1 to 3 दिख गया सभी लोगों को? Close. 1 to close. क्लोज 1 to क्लोज। ये यहाँ पे है 1/2, 3/4, ये वाला यहाँ पे 0 रहेगा और ये -1, और इसी के बीच का ग्राफ चाहिए, तो ये -1, 3 ये 0, 1। तो -1 एंड 0 के बीच में ये वाला पोर्शन आने वाला है ग्राफ का, -1 के ऊपर क्लोज एंड 0 के ऊपर क्लोज है, तो इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। तो इसमें जो y की वैल्यू हमें दिख रही है कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है, शेडेड रीजन में 1 to 3, तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 1 to क्लोज 3। क्लियर? यस सर। तो अब पता चल गया ग्राफ बनाना क्यों जरूरी है। यस सर।
किसी का सब हो गया सभी लोगों का? Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड, y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 में अब x बिलोंग्स टू है क्लोज माइनस 3/2 टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर फोर्थ में एक ही ले रहा हूँ ग्राफ, है ना, ताकि बार बार बनाना पड़े। तो यही ले रहे 3x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये तीन काफी है समझने के लिए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले को। पहले 2-3 हो चुके हैं, अभी ये 3। जल्दी से बताओ इन तीनों में रेंज क्या आएगी? पहले का क्या आ रहा है बताओ? है 35। ओए मंदार, ग्राफ बनाया क्या तुम लोगों ने सही से? x² प्लस 3x प्लस 2 का जो ग्राफ आता है वो ये वाला है। ठीक है, ये कितने लोगों ने ग्राफ सही से बनाया? ठीक है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जब तुम इसमें निकालोगे तो वो -3/2 -1/4 आए होंगे, है कि नहीं? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -3/2 -1/4। अब इसमें बोला गया है जो x है, अब ये वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग जो x है वो -3/2 है ना? तो पहले वाले की बात कर रहे हैं ना, -3/4 टू -3/2 टू इंफिनिटी।
ऐसे फर्स्ट नहीं, इसका नंबर क्या थर्ड है, थर्ड में। तो जो x है वो कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, -3/2 टू इंफिनिटी वैरी कर रहा है। तो इस x के लिए ग्राफ कौन सा मिलने वाला है हमें, ये वाला मिलेगा, बोलो। Yes, sir. जो भी x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं उसके लिए हमें ये वाला ग्राफ मिलेगा। एंड -3/2 के ऊपर क्लोज है, इसका मतलब इसके ऊपर डार्क डॉट आएगा इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, है कि नहीं। अब तुम ही बताओ, ये जो शेडेड रीजन हमें मिला है इसमें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -1/4 से इंफिनिटी। -1/4 से इंफिनिटी दिख गई, क्योंकि सबसे नीचे जो पॉइंट है वो यही है, इसका y कोऑर्डिनेट -1/4। यानी देखो शेडेड रीजन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। मतलब अगर हम इसके अलोंग ऊपर तक जाएंगे तो y -1/4 टू इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज लेगा। इस रेंज क्या आ जाएगी, -1/4 टू इंफिनिटी। क्लियर। और ये आर आंसर क्यों दिया था सिद्धि तुमने, सेकंड का बताओ, फोर्थ का बताओ जल्दी से। वही गलती कर रहे हो, मेरा y की वैल्यू चाहिए हमें, y ऊपर जाता है मतलब वो प्लस इंफिनिटी जाता है। मंदार तुम भी ध्यान से देखो उसको। तुम लोग -इंफिनिटी टू -1/4 क्यों कह रहे हो प्रणव, देखो ग्राफ को देखना है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मंदार नहीं सिद्धि, एक ही पॉइंट थोड़ी आएगा। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? लास्ट वाले में -1 to 1 है। ओके सर। ठीक है, फोर्थ वाला देख लो। फोर्थ वाले में ग्राफ तो यही है, ठीक है, ग्राफ यही है। अब इसमें ये -3/2 -1/4 है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये जो x कोऑर्डिनेट है ये -3/2 है, वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग। एंड हमें x कहाँ से कहाँ दिया गया, -इंफिनिटी टू -3/2 के बीच में देखना है ग्राफ को, है ना, इस x के लिए। तो इस x के लिए ये वाला ग्राफ मिलेगा। एंड वहां पे देखना -3/2 के ऊपर ओपन दिया हुआ है, ओपन ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा ग्राफ में, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हॉलो सर्कल। और जब हम इस ग्राफ को देखते ही शेडेड रीजन को, सबसे नीचे जो पॉइंट है वो ये वर्टेक्स वाला है शेडेड रीजन में। एंड बढ़ते बढ़ते ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं, y की वैल्यू की बात करनी है हमें, तो बढ़ते बढ़ते ऊपर इंफिनिटी तक जा रही है ना y की वैल्यू। तो इसका मतलब इस शेडेड रीजन में जो y की वैल्यू है वो वैरी करेगी ओपन -1/4 टू इंफिनिटी। ओपन इसलिए क्योंकि इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट आएगा उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। ऊपर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, इंफिनिटी तक।
क्लियर? y की वैल्यू की बात करो यहाँ पे। किसी को कोई डाउट इसमें अब? नो सर। सर आप वो रिपीट कर सकते हो क्या -1/4 से इंफिनिटी तक? अब ये शेडेड रीजन दिख रहा है, यही आता है। इसमें कोई डाउट है क्या शेडेड रीजन में? नो सर। अब इस शेडेड रीजन में हमें y की वैल्यू की बात करनी है। y की वैल्यू मतलब वर्टिकली देखना होता है। तो जब हम वर्टिकली देख रहे हैं इस शेडेड रीजन को, तो सबसे नीचे पॉइंट ये आ रहा है। एंड जब हम ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। अगर हम ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं तो y इन्फिनिटी जाता है ना। तो इसका मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ? -1/4 टू इन्फिनिटी शेडेड रीजन के अलावा। यानी इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो -1/4 आ रहा है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर? यस सर। एंड लास्ट वाला बताओ। सही है मेरा। लास्ट वाले की नहीं मंदार, तुमने गलती कर दी फिर से, सुन नहीं रहे हो अच्छे से। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। इनका सही है मंदार सिद्धि, तुम लोगों का सही है। मेरा एक बार तुम ये देख लो -1 आता कहाँ पे है? वो इधर आता है या इधर आता है? वो देख लो, दिख जाएगा तुम्हें। हाँ सही है प्रणव। ये फिफ्थ वाला देख लो। अब फिफ्थ वाले में जब हम ग्राफ बनाएंगे, -1 to 1 के बीच का ग्राफ लेंगे, तो ये जैसे ये -3/2 है, वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग जो x आता है, तो -1 जो रहेगा, ग्राफ कौन सा है हमारा? x² - 3x + 2, -1 पे जो वैल्यू आ रही 0, तो इसका मतलब -1 ये वाला पॉइंट रहेगा। -1 -3/2 से बड़ा रहेगा मतलब उसके राइट में आएगा, तो ये -1 है। -1, 0 ये रहेगा। एंड 1 पे जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है। और हमें -1 to 1 के बीच का ग्राफ चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन ग्राफ का। एंड -1 एंड 1 के दोनों के ऊपर क्लोज है, तो यहाँ पे डार्क डॉट। तो अगर ये पोर्शन चाहिए तो इसमें y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? क्लोज 0 to क्लोज 6। क्लियर? यस सर। तो ये हो गए रेंज वाले क्वेश्चंस हमारे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ जाते हैं हायर डिग्री वाले पे। अब ये एक तरीके से मान लो लास्ट पार्ट चल रहा है क्वाड्रेटिक का, हायर डिग्री वाला में। पहले हम उसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स देखेंगे एंड देन ग्राफ।
एंड बाकी क्वाड्रेटिक की और भी चीजें मॉड्यूल तुम्हें मिली होगी, तो पूरी मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें बाद में। जैसे कि मैंने बोला था, रेंज के बाद आता है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स एंड कॉमन रूट्स। ये तीन जो चीजें हैं उसको बाद में देखेंगे 11th में, ठीक है। और जो तुम्हारी 10th से रिलेटेड चीजें वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी, नेचर ऑफ रूट्स में ही खत्म हो चुका है वो तो। 10th में मेरे ख्याल से ग्राफ वगैरह कुछ होगा भी नहीं, है ना? क्या है? नहीं है सर, हाँ, तो बस आइडेंटिफाई करने के लिए है कि इस ग्राफ में कितने रूट्स हैं, मतलब ओके वैसे। ओके। मतलब हायर डिग्री के लिए भी है क्या वो? यस सर, मतलब बेसिकली ग्राफ है और जैसे मतलब जितने बार वो एक्स एक्सिस में टच कर रहा है तो मतलब वैसे आई थिंक हाँ 4th डिग्री तक था तो हाँ, वो ग्राफ से मुझे। हम देख ही लेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट अब? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स फॉर हायर डिग्री। तो उसमें हम क्वाड्रेटिक की हेल्प लेंगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट से अल्फा बीटा, तो जब हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल आता है वो? माइनस बी। माइनस बी बाई ए। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये जो बी है वो किसका कोएफिशिएंट रहता है? जो हायर डिग्री है उसके बाद जो पावर आने वाली है एक्स की, मतलब 2 के बाद जो पावर आने वाली है उसका कोएफिशिएंट। तो 2 के बाद कौन सी पावर? 1, तो एक्स का कोएफिशिएंट रहता है वो बी, उसका माइनस टाइम्स अपॉन हायर डिग्री का कोएफिशिएंट। एंड उसके बाद दो रूट्स है तो उसमें या तो सम पॉसिबल हो सकता है या उन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो बाद में फिर और कम हो जाते हैं डिग्री, मतलब पावर और कम वाली लेते हैं। जैसे x की पावर 1 के बाद x की पावर 0 है कि नहीं, उसका कोएफिशिएंट है c। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक तरीके से x की पावर 0 मानेंगे, उसका कोएफिशिएंट c अपॉन हायर डिग्री का कोएफिशिएंट, है ना। अब ये इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्योंकि क्यूबिक के लिए भी हमें देखना है और इसी तरीके से उसमें पैटर्न बनता है। जैसे ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसके कितने रूट्स रहेंगे? 3। 3। अब तुम बताओ, अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके इक्वल आएगा? माइनस बी बाय। माइनस बी बाय, दिख रहा है? हाँ सर। सर नहीं समझ में आया। कौन सा? सर वो सम कैसे नहीं? अच्छा, ये तो पता ही होगा ना अपन को, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए हाँ होता सर है, वो पता। ठीक है। हाँ सर। ये सी बाय ए होता है, ये भी पता है। उसको रीड करने का एक तरीका, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे देखना है। ये माइनस बी बाय ए को कैसे रीड करना है। जैसे क्वाड्रेटिक है, जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की वो कितनी है? 2 है। तो जब हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो इसमें हाईएस्ट के बाद कौन सी पावर आने वाली है? एक्स की पावर 1, तो उसका कोएफिशिएंट माइनस टाइम्स के साथ लेना है अपॉन हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, तो माइनस बी बाई। अब उसके बाद जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा तो उसमें ये c इंटू एक्स की पावर 0 है कि नहीं, ऐसे बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि x की पावर 0 1 रहेगा। तो जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें और छोटी पावर के ऊपर जाना पड़ेगा। 1 से कम तो है, 1 से कम x की पावर 0 है, उसका कोएफिशिएंट
वो लेना है प्लस साइन के साथ अपॉन हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। वैसे ही यहाँ पे जब क्यूबिक है, क्यूबिक में 3 रूट्स, तो सम ऑफ रूट जब निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर 3 है, उसके बाद वाली पावर कितनी आएगी 2, उसका कोएफिशिएंट लेना है माइनस साइन के साथ अपॉन हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। ये क्लियर? अब यस अब उसके बाद इसमें भी प्रोडक्ट आते हैं, दो के प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन दो के प्रोडक्ट की कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पे? बताओ। 3। 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो उन तीनों का यहाँ पे सम आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम। पहले सम ऑफ रूट्स, देन प्रोडक्ट ऑफ 2, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है उनका सम। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की एक ही पॉसिबिलिटीज थी, तो सिर्फ अल्फा इंटू बीटा आया, लेकिन यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बनती है दो के प्रोडक्ट की, तो उनका सम। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा? अब हमारे पास x की पावर 2 का तो हो गया काम, उसके बाद वाले पावर के ऊपर जाएंगे तो x की पावर 1, उसका कोएफिशिएंट लेना है प्लस के साथ, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, उसका कोएफिशिएंट प्लस के साथ अपॉन हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। देन अब 2 का प्रोडक्ट हो गया, अब इसमें 3 का प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसकी वजह से बाद में बढ़ जाएंगे किसके ऊपर? प्रोडक्ट ऑफ 3, तो इसमें इसके बाद वाली पावर तो x की पावर 0, उसका कोएफिशिएंट वो लेना है माइनस के साथ, अब क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस का पैटर्न है, माइनस प्लस, अब ये d जो लेना है वो माइनस के साथ अपॉन हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। तो ये क्लियर क्या? नहीं क्लियर है सर। तो लिख लो Clear इसको है, sir. जल्दी से। या तो लिखने के लिए लिख भी सकते हो, सम ऑफ रूट्स जो है किसके इक्वल आएगा? माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ 2, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है उनका सम आएगा वहां पे, वो किसके इक्वल? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 वो कौन? माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। लिख लिया? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट अब अब 4 पावर के लिए देख लेते हैं, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, तो तुम बताओ इसमें कितने रूट्स? 4। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो सबसे पहले शुरुआत होगी सम ऑफ रूट्स से, तो तुम बताओ इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस b बाय। क्लियर है? सभी लोगों को दिख रहा है? ये हाईएस्ट पावर उसके बाद वाली पावर जो है वो x मतलब 3 है, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट माइनस साइन के साथ अपॉन हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। अब इसमें दो के प्रोडक्ट की कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है बताओ? चार। सोच समझ के। 6 10। 6 बनती है। कौन सी? अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। एंड इसको रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका है, समेशन का साइन तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा क्या देता है, क्या होता है वो, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है समेशन ऑफ अल्फा। तो समेशन ऑफ अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा? जितने भी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे उन सबका सम आएगा यहाँ पे एक एक का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये रहेगा माइनस बी बाय। फिर यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ अल्फा बीटा, मतलब दो के प्रोडक्ट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएगी उन सबका सम, और ये किसके इक्वल रहेगा?
किसके इक्वल C by रहेगा? A. C by A C by है कि नहीं? अब इसका काम हो गया, क्यूब वाले का बाद में जाएंगे, इसके कम वाले पावर के ऊपर तो एक्स स्क्वायर आता है, उसका कोएफिशिएंट C वो लेना है प्लस के साथ अपॉन A। और 3 के प्रोडक्ट की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी बताओ? बोलो, 3 के प्रोडक्ट की कितनी पॉसिबिलिटीज? 4. 4। अल्फा बीटा गामा, फिर उसके बाद गामा को हटाओ, गामा की जगह पे डेल्टा लो, तो ये एक अलग पॉसिबिलिटी आ जाएगी। फिर बीटा को हटाओ तो अल्फा गामा डेल्टा प्लस, अब अल्फा को हटा दो, बीटा गामा डेल्टा, है कि नहीं? तो ये 4 पॉसिबिलिटीज और उसको लिखा जाएगा समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। मतलब 3 के प्रोडक्ट्स की जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएगी उन सबका सम ये किसके इक्वल रहेगा? D Minus by D. A. माइनस डी बाई minus D. माइनस डी बाई एंड उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 4, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसके इक्वल रहेगा? वो एक ही पॉसिबिलिटी है, ई बाई। E by. E by. क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में? No, sir. तो लिख लो इसको, ऐसे ही 5th वाले के लिए आएगा तो बता सकते हैं। जनरली वहां तक नहीं जाएगी चीजें, मैक्सिमम 4 तक, और भी नहीं पूछा गया कभी, 3 तक जा सकते हैं। तो जल्दी से लिख लो। अल्टरनेट प्लस माइनस का पैटर्न होता है सिद्धि, पहला जो भी लिखेंगे सम ऑफ रूट्स हम जब लिखेंगे तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसके बाद वाले पावर के ऊपर जाएंगे, उसका कोएफिशिएंट माइनस के साथ ही लेना है, एंड देन हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद वाले में जाएंगे तो उसका कोएफिशिएंट प्लस के साथ लेना है। ठीक है? Yes, sir. हो गया? Yes. एक मिनट लिख लो, जल्दी करो। हो गया सर। नेक्स्ट अब जैसे क्वाड्रेटिक में याद करो कुछ चीजें हमने क्या क्या देखा था, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स। यहाँ पे तो चलो डिफरेंस नहीं आएगा, बाद में और 2 चीजें देखी थी, अल्फा बीटा उसका रूट होता है कि नहीं? अल्फा बीटा उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उनसे आने वाली वो 2 चीजें, तो इनकी हेल्प से क्वेश्चन बन रहे थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी, तो क्वेश्चन ही लिखते हैं सीधा, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लिखो अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x cube plus 3x plus 1 is equal to 0, x cube plus 3x plus 1 is equal to 0, then find the value of फर्स्ट पार्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकेंड में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, थर्ड में अल्फा बीटा गामा, फोर्थ में 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, फिफ्थ में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, सिक्स्थ में
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। 7th में 1/अल्फा प्लस बीटा, 1/बीटा प्लस गामा, 1/गामा प्लस अल्फा। 8th में 1/अल्फा क्यूब प्लस 1, बीटा क्यूब प्लस 1। फिर उसके बाद 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस गामा, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा। ये 10 पार्ट्स है इनके आंसर। तो पहले का आंसर तो सभी लोगों ने निकाल ही लिया होगा, और पहले 3 तो बता ही दोगे इजीली। पहले का क्या था? फर्स्ट 0 0। 0. ठीक है, बाकी के जल्दी जल्दी। देख लो, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0 अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 0। हाँ, सेकेंड का आंसर सही है, 3 आता है। पांच तक के किसने बता दिया? ये सिद्धि। ठीक है, थर्ड का -1 सही है, जल्दी जल्दी। थर्ड का -1 सही है। फोर्थ का -3 -3 बहुत बढ़िया। फिफ्थ के ऊपर आ जाओ जल्दी से। +6 प्लस -6. -6 आएगा, -6। सही है, थर्ड का -1। आगे बढ़ो, जल्दी करो। पहले 3 तो डायरेक्ट ही थे, बाकी के इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। पहले 3 की हेल्प लेनी है सर उसमें। सिक्स का -3 है क्या? किसका? सिक्स्थ का? फिफ्थ का? हाँ, फिफ्थ का हाँ -3 है, सही है। कौन सी आइडेंटिटी का, मतलब कौन सी आइडेंटिटी की हेल्प ली तुमने? वो जो एक्स वो x³ + y³ + हाँ z³ सही है, हाँ सही है। -3x z। तो पहले 5 कितने लोगों के बन गए? आठ लोग। अरे बहुत है, इसमें बच्चे 30 है पूरे, और 10 लोग बस कर रहे हैं। और जो सीधा रिजल्ट लिखे हुआ है उसमें बस वैल्यूज देखनी है अब। ठीक है, देख लो पहले का सम ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस साइन के साथ अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, लेकिन एक्स स्क्वायर है ही नहीं। देयरफॉर जो पहले का आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो आ जाएगा 0। सेकेंड अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये जब निकालेंगे तो वो आ जाता है 3, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट प्लस के साथ अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। एंड देन अल्फा बीटा गामा जब निकालेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म माइनस साइन के साथ अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो -1। ठीक है।
फिर फोर्थ में क्या है, अब 1/α प्लस 1/β प्लस 1/गामा, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब तुम लोगे तो वो आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। तो ऊपर वाले की वैल्यू है 3, नीचे वाले की है -1, तो -3। फिफ्थ में अब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। हमें पता है वो किस में आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, उसमें आता है। या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब ये तो 0 है, ये 0 है और ये 3 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू -6। क्लियर? या किसी को कोई डाउट है? सर आप 9th क्वेश्चन पे तो शो करोगे क्या? हाँ, एक मिनट। यस सर। 6 वाले का आंसर क्या आ रहा है तुम लोगों का? माइनस -3। -3। कितने लोगों का आ गया 6 का आंसर -3? और बहुत इजीली दिख जाता है वो। इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 है, उसकी हेल्प से हमें पता ये चल जाता है कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, या जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, वो कितना आ जाएगा? 3 अल्फा बीटा गामा। 3 अल्फा बीटा गामा, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है 0, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? -3। क्लियर? 7। अब 7th में क्या करेंगे बताओ? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर हमने निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है 0, हाँ तो फिर अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस गामा। हाँ, बहुत बढ़िया, आ तो जाएगा, बहुत ऐसे इजीली आ जाएगा उससे। यहाँ पे एलसीएम वगैरह अभी डायरेक्टली मत लेना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो उसकी हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस गामा दे सकते हैं। तो उसकी हेल्प से करेंगे तो बहुत इजीली आ जाता है। डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है? तो ये देख लो 7th में ये जो अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, तो यहाँ पे 1 अपॉन माइनस गामा, इसकी जगह पे दे सकते, इसकी जगह पे माइनस अल्फा, इसकी जगह पे माइनस बीटा। तो यहाँ से माइनस बाहर ले लो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा बनेगा ये। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये -3 आ रहा था, ये 3 बन जाएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। बाकी के क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है? यस नेक्स्ट सर। लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि रूट्स ये है तो उसका इक्वेशन बताओ क्या होगा, एंड देन ग्राफ। ठीक? तो 1-2 लेक्चर और है, जिसके बाद ये क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है? और मॉड्यूल के होमवर्क की बात करें तो तुम अभी तक हमने कितना डिस्कस किया एक्सरसाइज 1 में? मॉड्यूल कहाँ तक डिस्कस हो चुका है अपना? क्वेश्चन वाली स्लाइड, ठीक है। मॉड्यूल कहाँ तक डिस्कस हुआ है बताओ?
सर सब में से आधा आधा हुआ है। जैसे एक्सरसाइज 1 नहीं हुआ है क्या अपना? एक्सरसाइज 1 में सेक्शन है, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन है, हो गया है सर। हो गया सर वो सेक्शन वाला सी, सर डी तक हो गया था पूरा। डी तक? हाँ डी तक तो दिया भी नहीं वो होगा सर मैंने, सेक्शन सी तक ही दिया होगा। ठीक है, एनीवेज तुम ये तो क्वेश्चंस कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने के बाद देखते हैं। ठीक है, तो आज के इसमें किसी Yes, को sir. कोई डाउट? सर आप वो लास्ट वाले तो एक बार समझा सकते हो? कौन से? सर वो लास्ट वाले 6 9 एंड 10 7? 10 नहीं सर 9 10 10। अब वो तो तुम सोचो, क्वाड्रेटिक की हेल्प लो। क्वाड्रेटिक में भी मैंने बताया था कि ऐसा को अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वाड्रेटिक में तो चलो हमने मल्टीप्लाई करके भी किया था और बाद में उसका एक्सप्रेशन बनाया था, याद आ रहा है कुछ? यस मिल जाएगा तुम्हें क्वाड्रेटिक में, एक बार तुम वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन देखो, तुम्हें पता चल जाएगा ओके क्या सर। करना है। ठीक है, आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब। चलो ठीक। सर तो फिर होमवर्क क्या है? हाँ, होमवर्क कुछ नहीं है अभी, यही है 3-4 क्वेश्चन है जो, ठीक है।